तो 9 बज गए हैं, 11 बजे का वक्त है। संसद भवन पहुंचेंगी, पहले राष्ट्रपति भवन जाएंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना बही खाता लेकर, और उसके बाद संसद का रुख करेंगी। यानी कि 2 घंटे के भीतर आम आदमी के लिए क्या कुछ है निर्मला सीतारमण के पिटारे में, इसका खुलासा भी हो जाएगा। और यहां पर एक्सपर्ट से तो बात कर रहे हैं, पर रोमाना, अगर मैं आपसे और शिरीन से पूछूं, आपकी सबसे बड़ी उम्मीद क्या है इस बजट से? रोमाना। देखिए, जैसा कि हर देश के नागरिक को इस समय उम्मीद है कि एक ऐसा बजट आए जो मंगल वाला बजट, और मैं तो बार बार इस बात को दोहरा रही हूं क्योंकि लक्ष्य जो है वो देश का बिल्कुल साफ है। 2047 तक हमें विकसित भारत बनना है, लेकिन नहीं भूलना चाहिए कि विकसित भारत मतलब एक विकसित देश, और उसकी हकीकत और ख्वाब में कितना फासला है। क्योंकि अभी देश के अंदर जो सालाना आय प्रति व्यक्ति है वो करीब 2 लाख रुपए के आसपास है, और अगर आप विकसित देश का सपना देखते हैं तो वहां पर प्रति व्यक्ति आय सालाना 12 लाख रुपए होनी चाहिए। ये आंकड़ा है, और आंकड़ा मैं इसलिए दे रही हूं क्योंकि आज दिन बजट का है। तो ऐसे में इस गैप को अगर पाटना है तो जाहिर सी बात है बहुत से गैप्स हैं जिनको पाटना होगा संदीप, जिसमें एक महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि वो एम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयबिलिटी वाला जो गैप है वो किस तरीके से स्किल के जरिए पाटा जाए। क्योंकि इस समय देश के सामने जो सबसे बड़ी 2 चुनौतियां हैं, एक तो महंगाई का मोर्चा, दूसरा बेरोजगारी का मुद्दा, और सरकार भी इस हकीकत को समझती है। साथ ही साथ अगर अर्थव्यवस्था का चक्का घुमाना है, और मैं इसलिए इस संदर्भ में बात कर रही हूं क्योंकि हम सब इसी अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए हैं। अर्थव्यवस्था का चक्का अगर घूमेगा तो हम सबको फायदा मिलेगा, और वो तभी घूमेगा जब आम आदमी की जेब में कुछ पैसा बचेगा। अब उसका रास्ता सरकार क्या अपनाती है? अभी तक हमने देखा पिछले 10 साल में सरकार की तरफ से पूरी कोशिश ये हुई कि जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं, वो प्राइवेट एक्सपेंडिचर जो है वहां से निकलकर सामने आए, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है। बावजूद इसके कि सरकार ने कॉर्पोरेट टैक्स में किस तरीके की सहूलियतें दी हैं। हाँ, अब क्या सरकार दूसरा रास्ता आजमाएगी? अब क्या नीचे की तरफ से, मतलब वो नीचे से ऊपर की तरफ इस अर्थव्यवस्था के चक्के को घुमाने की सरकार की तरफ से कोशिश की जाएगी क्या अब की बार सीधे आम आदमी और खासतौर से मिडिल क्लास, क्योंकि हम सब उसी क्लास से आते हैं, मिडिल क्लास को कोई राहत मिलेगी क्या? हम तो यही उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार ये वाला रास्ता भी आजमा कर देख ले। बिल्कुल, कॉर्पोरेट टैक्स 30 से 25%, इफेक्टिवली 22.5% सरकार कर सकती है। तो भैया थोड़ा बहुत हमें भी दे दो, हम भी तो हैं, हम भी लाइन में हैं, हम भी कतार में हैं। और शिरीन, आपकी उम्मीद क्या है? देखिए, बहुत कुछ वैसे रोमाना मैम ने ही कह दिया। और संदीप जी, आपने जैसे शुरुआत की थी और शुरुआत में एक अपील की थी वित्त मंत्री से कि मिडिल क्लास को राहत दीजिए, तो वही राहत, क्योंकि मैं भी एक मिडिल क्लास परिवार से आती हूँ, तो आज सबकी उम्मीदें उसी से जुड़ी हुई हैं। लेकिन अब जरा आंकड़ों की बात कर लेते हैं। और ये देखिए, बिहार आंध्र स्पेशल पैकेज मांग रहा है। ये सहयोगी हैं और इनकी डिमांड को दरकिनार नहीं कर सकती है सरकार, क्योंकि इन्हीं के सहयोग से सरकार में है। तो ऐसे में यहाँ पर आप देखिए, बिहार और आंध्र प्रदेश की आखिर यहाँ पर मांगे क्या है। नायडू की डिमांड सीधे सीधे यहाँ पर है, और इसके साथ ही नीतीश कुमार भी इस निगाह के साथ एक टकटकी लगाकर बैठे होंगे कि उनकी तरफ से जो उम्मीदें जाहिर की गई हैं वो पूरी होती हैं या फिर नहीं। तो दोनों ही सहयोगियों को दरकिनार नहीं कर सकती है सरकार, और देखना होगा कि आखिर इस पिटारे से इन्हें क्या मिलता है। संदीप जी। और 50 लाख करोड़ के करीब का बजट है, 1,30,000 करोड़ यानी यहाँ पर जो सहयोगी हैं, और ये इस बार बहुमत नहीं मिला है बीजेपी को अपने दम पर, तो ये मांगें पूरी होंगी, ये दबाव बनाएंगी। फिस्कल प्रूडेंस भी, डिसिप्लिन भी मेंटेन करना है, वो एक चुनौती है निर्मला सीतारमण के सामने। चुनौती है, क्योंकि इनकी कोशिश रही है कि 6.4% से ये 5.6% पे लेकर आए, और 4.5% का अब तो टारगेट रख दिया है, 4.5%, जो वित्तीय घाटा है। और जो FRBM है उसके हिसाब से 3% के आसपास होना चाहिए। पर क्योंकि अब ये बहुमत की सरकार नहीं है बीजेपी की, और ये कोलिशन की सरकार है, तो कोऑपरेट इन्हें करना होगा अपने बाकी के साथियों के साथ, वरना ये सरकार गिर सकती है। तो उसी कारण से बहुत सारा दबाव ज़रूर बन सकता है इनके ऊपर कि अपने कोलिशन पार्टनर्स को साथ लेके चलें। दबाव यहाँ पर ये बना रहेगा, लेकिन दबाव में मैं फिर से आपकी तरफ आना चाहूंगा। एक चीज जो बड़ी आसानी से मिडिल क्लास के लिए की जा सकती है, ये बात अंडरलाइन करने की मैं ज़रूरत महसूस करता हूँ। 8 करोड़ के करीब लोग रिटर्न फाइल करते हैं, पर दरअसल सही मायने में इनकम टैक्स अदा करते हैं सिर्फ 3 करोड़ लोग। तो मतलब वो बकरा किस्तों पर तो नहीं होने चाहिए ना, उनको भी कुछ मिलना चाहिए। कॉर्पोरेट को दे देते हैं टैक्स में रिडक्शन। तो देखिए, ये आप सही बोल रहे हैं, 8 करोड़ 18 लाख
लोगों ने 2023-24 असेसमेंट ईयर में रिटर्न फाइल करी है, जिसमें 5 करोड़ लोगों ने नील रिटर्न फाइल करी है, जिसमें उन्होंने कोई भी टैक्स नहीं दिया है, और 3 करोड़ लोगों ने टैक्स दिया है। अगर सरकार थ्रेशोल्ड लिमिट जो कि 2.5 लाख रुपया है ओल्ड इसकी रेजिम में और 3 लाख रुपया है न्यू रेजिम में, उसको अगर बढ़ा के 5 लाख कर देती है तो इसका नतीजा ये होगा कि जो एसएससी जो है सरकार के नेट में वो बहुत कम हो जाएंगे, वो आधे रह जाएंगे। उनको एडमिनिस्टर करना इनकम एस्केपमेंट हो सकता है, तो सरकार ये रिस्क तो नहीं लेगी। तो मेरे को लगता है कि थ्रेशोल्ड लिमिट में सरकार कोई चेंज करने वाली नहीं है। एक चीज़ मैं संदीप जी आपको बताना चाहूँगा कि जो एमएसएमई सेक्टर है जिस पर हम लोग बार बार जोर दे रहे हैं, देखिए एसएमई सेक्टर जो लीगल एंटिटी अपना बनाता है काम करने के लिए, वो एज ए प्रोप्राइटरशिप बनाता है या पार्टनरशिप बनाता है या लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एलएलपी बनाता है, और तीनों में ही जो टैक्स रेट जो है 30% है। जबकि आप कंपनी बना के काम करते हैं तो आप 25%, 22% या 15%। बड़ी मछली पर ही निगहबानी हो रही है, सारी कृपा वहीं बरसाई जा रही है। एमएसएमई सेक्टर में मेरे को लगता है इस बजट में, क्योंकि बार बार मैं हमेशा हर एक बजट में कहते आ रहा हूं कि इस एनोमेलिटी को दूर करना चाहिए और ये पार्टनरशिप। तो बड़ी आसान सी चीज है अश्वनी भाई, आप सवाल उठाते हैं, सरकार को बताते नहीं। बड़ी मछलियों को आप सब कुछ दे देंगे। अरे भाई, असल में देश की रीढ़ की हड्डी ये एमएसएमई है, ये छोटे छोटे उद्यमी है। देखिए, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि हमें एमएसएमई को राहत देनी चाहिए, एमएसएमई को ज़्यादा इंसेंटिव देने चाहिए, लेकिन जहाँ तक कि बार बार कॉर्पोरेट टैक्स को नहीं, कॉर्पोरेट विरोधी नहीं है हम। मैं कह रहा हूँ एक बराबरा होना चाहिए ना। पूरी कर लूँ। हाँ, एक जमाना था 30% टैक्स लगाया जाता था कॉर्पोरेट पर, और वो बाकी सब एग्जाम्पशंस लेकर के उसको इफेक्टिव रेट ऑफ टैक्स 22% होता था। सरकार ने एग्जाम्पशंस हटा दी सारी की सारी, और 22%, ये टैक्स एक्सपर्ट हमसे सहमत होंगे, 22% अब लेकर के आए। यानी कॉर्पोरेट पर कोई कृपा बरसाई हो वैसा नहीं है, उनसे सारे इंसेंटिव वापस भी लिए गए हैं। जहाँ तक सवाल ये है कि कॉर्पोरेट का और पर्सनल इनकम टैक्स की बराबरी होनी चाहिए, मुझे लगता है कहीं ना कहीं उस दिशा में हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो ये बराबरी, ये लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। पर इसमें एक और बात जो अभिमन्यु कुहाड़ कह रहे थे अभी देवेंद्र भाई, कि 2.5% बजट का कृषि को दिया जाता है, 1,30,000 करोड़, 35,000 करोड़, उसमें 60-70 हज़ार करोड़ तो किसान सम्मान निधि है। तो दरअसल हम कृषि में पैसा कितना लगा रहे हैं, यही अंदाजा था। कोविड में 4% से ऊपर विकास दर दिखाई थी, तो हमारी अर्थव्यवस्था कहीं डगमगाई नहीं थी, वो किसानों की वजह से थी। ये आपने बिल्कुल ठीक कहा, और ये बहुत महत्वपूर्ण भी है जानने का। एक बात इसको, बिफोर आई एड्रेस दिस पॉइंट, आप देखिए जब सितंबर 2019 में वित्त मंत्री जी ने कॉर्पोरेट टैक्स को घटाया था, विच वाज रफली 1.45 लाख करोड़ एवरी ईयर, उसी समय पे आपको याद होगा कि किसानों को किसान सम्मान निधि का शुरुआत की गई थी, जो कि 500 रुपये पर मंथ है किसान के लिए, वो 6,000 रुपये बन जाती है। लेकिन आप देखिए उस 6,000 के लिए तो प्रधानमंत्री बटन दबाते हैं हर क्वार्टर में कि सब हमने किसानों को रिलीज कर दिया। हाँ। लेकिन कभी 60,000 करोड़ है सालाना जी, का खर्चा, लेकिन 10 करोड़ किसान कभी 1.5 लाख करोड़ रुपए का, मेरा कहना है कभी 1.5 लाख करोड़ रुपए का जो साल में उनको एग्जेम्पशन मिलता है, उस पे तो कभी बटन नहीं दबाया जाता, या 16 लाख करोड़ बच्चे खाते में चले जाते हैं, उसका कभी बात। द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज कि ये दिखाया जाता है कि हमने किसानों के लिए बहुत मदद की है। अगर 500 रुपए पर मंथ इतना बड़ा उसको सपोर्ट है, तो आप देख सकते हैं कृषि किस हालात में होगी। तो हमारी प्राथमिकता की जो बात है, और मुझे अभी भी वो जो महिला, दैट लेडी इन मुंबई, जो उन्होंने बात की थी, रक्षा, चिकित्सा, कृषि और शिक्षा की जो बात कर रहे थे, हमें वो प्रायोरिटाइज करने की जरूरत है क्या? हम शिक्षा पर भी बजट बहुत कम अपना स्पेंडिंग करते हैं। प्रायोरिटी एरियाज हमें आइडेंटिफाई करने होंगे। जनरल साहब, संदीप जी आप कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर हमें विकसित भारत चाहिए तो विकसित भारत के लिए सक्षम और सुदृढ़ भारत भी बहुत जरूरी है, और सक्षम और सुदृढ़ भारत के लिए हम अभी भी एक सबका विकसित हो जाए, हम सब विकसित नहीं होने वाले। नहीं, आप देखिएगा उससे भी हम 2% जीडीपी का खर्च करते हैं, जबकि अगर हमने देख लिया है कि रूस और यूक्रेन में क्या हो गया है, इजराइल हमास में क्या हो रहा है, सब देख रहे हैं, तो 2% ऑफ द जीडीपी बहुत कम है, उसको भी हम लोगों को बढ़ाना पड़ेगा। कम से कम मेरे को लगता है 2.5 to 3%। पर हमने सबकी बात की है, एक बात हम करना शायद चूक रहे हैं, आपकी इजाजत से जनरल साहब, और रुमाना और शिरीन जैसे लगातार दर्शकों को रिमाइंड कर रही हैं, महिला वित्त मंत्री हैं, 7वीं बार बजट पेश कर रही हैं, पर आधी आबादी का जिक्र बहुत कम होता है यामिनी।
आधी आबादी के लिए, और देखिए रोजगार की भी हम बात करते हैं, सरकार कहती रहे कि बेरोजगारी 3.2% है। अब निर्मला सीतारमन का हमने जिक्र किया और वो बही खाता लेकर हाजिर हो गई हैं कैमरा के सामने। बड़ी फोटो अपॉर्चुनिटी है ये, साथ में उनके वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी भी हैं और इसी के अंदर सारा आंकड़ा छिपा हुआ है। आपको मुझको क्या मिलने वाला है उसका लेखा जोखा भी है। अंकित, मैम मंगल वाला बजट रहेगा। तो फिलहाल अभी वित्त मंत्री ज्यादा कुछ बोल तो नहीं सकती है संदीप, लेकिन जो हम लोग का सवाल था ना कि मंगल वाला बजट है या नहीं है, एक मुस्कुराहट जरूर है, लेकिन ये वो बही खाता जिसका देश इंतजार कर रहा है और इसमें वो तमाम जो है जानकारियां जो अब से जो है 2 घंटे बाद देश के सामने आना शुरू होंगी। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्णकालिक बजट है। हालांकि फरवरी महीने में भी बजट पेश किया गया था, लेकिन वो अंतरिम बजट था। और ये देखिए चिरपरिचित अंदाज में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जो अपना 7वां बजट पेश कर रही हैं, अपने आप में एक इतिहास भी है एक महिला वित्त मंत्री होने के नाते। और ये जो है निश्चित तौर पर यही वो जो है पिटारा, यही वो बजट, यही वो बही खाता जिस पर देश भर की निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि इसी से पढ़ करके बोला जाएगा जब सदन में बजट पेश किया जाएगा। तो वित्त मंत्री के साथ में और जो वित्त राज्य मंत्री भी मौजूद हैं, वो भी जो है यहाँ से जाएंगे राष्ट्रपति भवन के लिए। और फिलहाल अब ये हलचल शुरू हो गई है राष्ट्रपति भवन के लिए। लेकिन संदीप, मैंने वो सवाल पूछने की कोशिश की क्योंकि आज मंगल का दिन है और मंगल का बजट लगातार हम लोग जो क्या बजट है मंगल वाला होगा, तो जब ये सवाल पूछा है तो उनकी एक मुस्कुराहट जरूर सामने आई है। लेकिन हम लोग तो यही उम्मीद कर रहे हैं ये मुस्कुराहट हम लोगों को, यानी कि एक मिडिल क्लास को, एक देश की जो बड़ी आबादी है जो टैक्स भरती है, उसको भी कुछ राहत दे। इस वक्त के लिए बड़ी खबर यह है कि मूवमेंट हो चुका है राष्ट्रपति भवन के लिए, जहां से बजट पेश करने की अनुमति ली जाएगी। तो उसके बाद वापस संसद भवन पहुंचेंगी वित्त मंत्री, जहां पर कैबिनेट की बैठक होगी, अप्रूवल लिया जाएगा बजट का और उसके बाद पेश किया जाएगा बजट। जी संदीप। बिल्कुल, और देखने वाली बात ये होगी बजट स्पीच कितनी लंबी होती है। निर्मला सीतारमन इसमें भी कई रिकॉर्ड बना रही हैं, बहुत लंबी स्पीचेस भी होती हैं। और मंगल का बजट हम लगातार कह रहे हैं, पर इसमें क्या थोड़ा बीजेपी को याद आ जाता है। वो 4 जून भी मंगल महामंगल की बात हो रही थी, लेकिन बहुमत हासिल अपने दम पर बीजेपी नहीं कर पाई थी। तो हम ओवरडू तो नहीं कर रहे हैं ये मंगल वित्त, इस पर तो खैर बाद में आएंगे। पर यामिनी, आधी आबादी, और आधी आबादी की जब हम बात करते हैं, मैं पूछना चाह रहा था बेरोजगारी का आंकड़ा सरकार कहती रहे 3.2%, पर कोरोना के बाद सबसे ज्यादा मार रोजगार के फ्रंट पर किसी को पड़ी है तो वो महिलाएं, जिनकी नौकरी छूट गई, वापस नहीं आ रही हैं, या अब उनकी लेबर फोर्स में पार्टिसिपेशन रेट भी लगातार घटता जा रहा है। आधी आबादी कदम ताल नहीं करेगी तो हम विकसित मुल्क बनने की जो ख्वाहिश पाले बैठे हैं उसमें दिक्कत भी आएगी। जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। महिलाओं का योगदान ज़रूरी है जीडीपी के ग्रोथ के लिए, जिसमें ज़रूरी है कि रोज़गार के सृजन हो। लेकिन चाहे आप स्टैटिस्टिकल डेटा को लें, जो स्टैटिस्टिकल डेटा आता था वो नहीं आता एम्प्लॉयमेंट के ऊपर। अब वो आरबीआई के द्वारा निकाला जा रहा है। आरबीआई और क्लेम्स, वो तो कह रहे हैं कि कोरोना काल मिला लो 2021 से अब तक 7 करोड़ 80 लाख रोजगार सृजित हो गए। आरबीआई का ये काम नहीं है, जो नेशनल स्टैटिस्टिकल एसोसिएशन का ये काम था, वहां से डेटा आ नहीं रहा। ईपीएफओ के बेसिस पे ये डेटा अपना जनरेट कर रहे हैं। जैसी सरकार आई थी उसके बाद ये कहते हैं हम सारी स्टैटिस्टिक्स को जो है ओवरहॉल करेंगे। तो आप कितना स्टैटिस्टिक्स पे डिपेंड कर सकते हैं बेरोजगारी के डेटा के लिए या किसी भी डेटा के लिए। दूसरी चीज ये भी जरूरी है कि भाई भरूच में 10 नौकरियां ही तो थी यामिनी, और वहां बैरिकेड टूट गए। लोडर्स की नौकरी थी एयर इंडिया में, लोडर्स, कोई ऐसा बहुत बड़ा कोई पद नहीं, और उसमें मारकाट मच गई थी। ये तो तस्वीरें सामने दिख रही है ना। जी बिल्कुल। और जो कोविड था उसने सिर्फ महिलाओं को नहीं, पुरुषों को भी, और जो अर्निंग मेंबर्स हैं खासतौर पे स्मॉल और मीडियम पर पड़ा, पर ज्यादा असर महिलाओं पर पड़ा है। जी तो वहां उनको वो बाम चाहिए, वो मर्रम चाहिए। जी बिल्कुल, उन्हें ज़रूरत है कि रोज़गार हो, और सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि कम्युनिटीज़ हारमोनियस हो, जिसके अंदर ज़रूरी है कि सोसाइटी पूरी एक तरीके से सामाजिक परस्पर प्यार के साथ आगे बढ़े। और अगर कोई भी प्रोवोकेशंस हों उसके अंदर, तो वो प्रोवोकेशंस जो है अवॉइड की जाए सरकार के माध्यम से या किसी और के माध्यम से। बिल्कुल। और इस सब में ये तो चुनौतियां हैं, पर जो एक गुलाबी तस्वीर है उसको भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। काला सूट गुलाबी अखबार वो अपनी
तरीके से विश्लेषण तो करते रहेंगे, पर यह भी एक हकीकत है रोमाना कि हम 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं, अब तीसरी बनने का लक्ष्य है 2047 तक। ये भी हो सकता है हम सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएं दुनिया की। सबसे तेजी से हम विकास कर रहे हैं, 8.2% की विकास दर है। तो इन चीजों को भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं जब हम बजट की बात करें या देश की मौजूदा आर्थिक स्थिति का आकलन करें। तो अब से थोड़ी देर बाद यानी कि सुबह 11 बजे देश का बजट पेश करेंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। लेकिन उससे पहले ही आज का बजट अभी आपको एबीपी न्यूज बता रहा है, यानी कि आज बजट पे क्या खास हो सकता है, कौन कौन सी घोषणाओं की उम्मीद की जा रही है, उन तमाम बातों की जानकारी देखिए। 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का रोड मैप इस बजट में दिखाई दे सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर और कृषि पर खास ऐलान किया जा सकता है। बजट में इस बात का खास ख्याल रखा जा सकता है पीएम आवास योजना में फंड और बढ़ाया जा सकता है, इसमें इजाफा भी मुमकिन है। पीएम किसान सम्मान निधि की रकम में बढ़ोतरी भी संभव है, यह भी महत्वपूर्ण है। न्यू टैक्स रिजीम की बात करें तो टैक्स में 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं, ये न्यू टैक्स रिजीम देखने को मिल सकता है बजट में, इसकी उम्मीद भी की जा रही है। और इसी के साथ स्टैंडर्ड डिडक्शन मौजूदा 50,000 से बढ़ाया जा सकता है। तो आज का बजट अभी देख लीजिए, न्यू टैक्स रिजीम में नया स्लैब जोड़ा जा सकता है। उम्मीद इसे लेकर भी कि एनपीएस के तहत रिटायरमेंट पर ज्यादा पेंशन का भरोसा जता सकते हैं आप। मनरेगा के तहत कामकाजी दिनों की संख्या में भी इजाफा किया जा सकता है, इसमें भी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। तो ये घोषणाएं ईवी को बढ़ावा देने के लिए नए इंसेंटिव का ऐलान संभव है इस बजट में। रक्षा क्षेत्र की बात करें तो आधुनिकीकरण को स्वदेशीकरण पर जोर दिया जा सकता है। आंध्र प्रदेश, बिहार को वित्तीय मदद का ऐलान संभव है कि उन्हें वित्तीय मदद दी जाए इन राज्यों को। तो आज का बजट अभी आप देख रहे हैं, ये घोषणाएं संभव है। गिग वर्कर्स की सोशल सिक्योरिटी के लिए फंड संभव है। रोमाना, तो आज ये तमाम बातें हम बजट में देख सकते हैं। बिल्कुल, तो ये आज का बजट अभी, और कुल मिलाकर इन्हें आप कह सकते हैं कि आज के बजट से उम्मीदें ये जो अभी लोगों के मन में हैं, और पल पल ये मांगे जो हैं वो बदलती भी जा रही हैं और बढ़ती भी जा रही हैं। और बढ़ती मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि जरा तस्वीर दिखाइए, जो आज की तस्वीर नजर आई है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की, मुझे लगता है उस तस्वीर पर जरा ज्यादा चर्चा हो नहीं पाई। इस तस्वीर पर बात करना इसलिए जरूरी है क्योंकि वित्त मंत्री जिस तरीके की साड़ी पहनकर आती हैं, जो रंग उनकी साड़ी का होता है, उस पर भी हम हर बार चर्चा करते हैं। और इस बार अगर आप गौर करेंगे तो वित्त मंत्री ने यहां पर सफेद और गुलाबी रंग की साड़ी बांधी है। और ये जो दोनों रंग हैं, सफेद रंग भी और गुलाबी रंग भी, आप जानते हैं धन की देवी माता लक्ष्मी से जुड़े हुए ये दोनों रंग, और कहीं ना कहीं उन्हीं रंगों में आज रंगी हुई नजर आ रही हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। और उनके हाथ में वो लाल रंग का बही खाता जिसमें उनका टैबलेट मौजूद है, जिसमें देश के खर्च और आमदनी का पूरा लिखा जोखा। और जब ये पिटारा खुलेगा तो इससे देश के लिए क्या निकलेगा, इसी को लेकर उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं। जरा जल्दी से एक क्विक रिएक्शन लेते हैं। सभी खास मेहमान यहाँ पर हमारे साथ बने हुए हैं। मैं भाटी साहब के पास पहले आती हूँ। भाटी साहब, आपको क्या लग रहा है सबसे ज्यादा फोकस आज जब ये पिटारा खुलेगा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का, तो कहाँ रहने वाला है? देखिए, फोकस तो सरकार का जो हमने पहले भी देखा है कि सरकार का फोकस ज़्यादातर उद्योगपतियों की तरफ ज़्यादा झुकाव रहता है। क्योंकि अगर आप किसी भी बजट को आकलन करें तो 2 एस्पेक्ट में उसका आकलन कर सकते हैं। एक तो सोशल एस्पेक्ट में, इकोनॉमिक, सामाजिक और आर्थिक पहलू की नज़र से देख सकते हैं। लेकिन क्योंकि अब 10 साल मोदी सरकार के हो चुके हैं और 10 साल यूपीए सरकार से एक कंपैरिजन जरूर बनता है, तो हम देखेंगे कि जीडीपी इन रियल टर्म ग्रोथ जो हुई वो यूपीए सरकार में ज़्यादा बेहतर हुई मोदी सरकार से। और अब अगर आपका नेट नेशनल इनकम का ग्रोथ देखें आप पर कैपिटा इनकम के हिसाब से, तो वो भी इन कॉन्स्टेंट टर्म उसमें तो भी वो लगभग यूपीए सरकार का बेहतर था। इसके साथ साथ समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं, अब ऐसा जुल्म तो मत कीजिए ना। आप जिन 2-10 सालों का कंपेयर यहाँ पर कर रहे हैं, तो ये मोदी सरकार के 10 साल में आपको कहीं ना कहीं ऐसे सदियों में आई महामारी कोविड को भी गिनना पड़ेगा। आपको नहीं, मैंने महामारी की बात की, मैंने महामारी की बात की। और साथ ही आपको कहीं ना कहीं इस बात को भी समझना होगा किस तरीके से वैश्विक चुनौतियां, दुनिया में जो जंग छिड़ी हुई है। लेकिन सवाल ये, आपने रिसेशन की बात की, आपने रिसेशन की बात कर देता हूं। हाँ, जल्दी से सर, जल्दी से, मुझे आगे लास्ट ईयर की बात कर देता हूं। अगर आप इतना सारा विकास हो रहा है तो नेट एफडीआई पिछले साल ही लगभग 62% की उसमें गिरावट आई है। और आपके उसी तरह से आप आंकड़े देखें कि सब्सिडी हमने पिछली सरकारों में सब्सिडी 2014 में
में जो 16% थी लगभग बजट की, वो 9% मतलब आपको तो कुछ भी गुलाबी नहीं नजर आ रहा है ना? तो समझ सोशल गए हम। एस्पेक्ट में राजीव जी कहीं के पे पास चलते हैं। आपको तो राजीव जी, मेरा सवाल ये है सर कि यहाँ से फोकस कहाँ पर होगा सरकार का? चुनौतियां हम सबके सामने है, विपक्ष मुखर हो चुका है क्योंकि नंबर्स ने विपक्ष को ताकत दे दी है और वो जोर जोर से अब बोल रहा है। तो ऐसे में इन बदले हुए हालात में इस सरकार का मोदी 3.0 का ये पहला बजट, फोकस कहाँ होगा? देखिए, फोकस या तो विकास पे होगा या फिर लोक लुभावनी योजनाओं पे होगा। दोनों में से क्या होगा इसकी भविष्यवाणी करना मुश्किल है। समन्वय नहीं हो सकता है? हो सकता है, दोनों के बीच में एक बैलेंस बनाने की भी ज़रूरत हो सकती है। तो दोनों में से मोदी सरकार किस तरफ ज़्यादा झुकाव अपना दिखाएगी, ये अपने आप में दिलचस्प पहलू रहेगा। और अभी भाटी साहब जो बात कह रहे थे उसको सार संक्षेप में बिल्कुल एग्जैक्ट आंकड़ा मत समझिए। यूपीए सरकार 8% से 4% और जो पिछले 10 साल बीते हैं उसमें 4% से 8%, ये जीडीपी का सारांश है। हाँ, बहुत खूबसूरती से आपने वो दो जो 10 साल के कार्यकाल हैं उनको यहाँ पर कंपेयर कर दिया। मैं जल्दी से आती हूँ यहाँ पर अभिमन्यु के पास, माफ कीजिएगा। अभिमन्यु, आपको क्या लग रहा है, किसान सम्मान निधि आपको लगता है कि उसे बढ़ाने का वक्त आ गया? देखिए, हमें एक चीज़ देखनी पड़ेगी। किसान सम्मान निधि के तहत 6,000 रुपया प्रति वर्ष दे के दूसरी तरफ जो एमएसपी नहीं दिया जा रहा है उसके कारण एक किसान को प्रति एकड़ प्रति वर्ष 35 से 40 हज़ार रुपये का नुकसान हो रहा है। तो किसान सम्मान निधि की बात करके हम उस चीज़ को अगर नेग्लेक्ट कर देंगे तो वो ठीक नहीं होगा। और 1933 में यूएसए के अंदर प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने प्राइस सपोर्ट स्कीम शुरू करी थी वहाँ के फार्मर्स के लिए, एग्रीकल्चर एडजस्टमेंट एक्ट के माध्यम से, जहाँ पे किसानों को सब्सिडी देना 1933 में वहाँ पे शुरू किया गया। और उसी के तहत 4-5 साल पहले का आंकड़ा है, अमेरिका के एक किसान को प्रति वर्ष 42 लाख रुपए की सब्सिडी दी जाती है। तो जब अमेरिका में आज से 91 ईयर पहले, 91 साल पहले ये स्कीम आ सकती है, तो यहाँ पे मिनिमम सपोर्ट प्राइस का गारंटी एक्ट क्यों नहीं ला सकती है हमारी सरकार? और बहुत सारे डाटा मौजूद है। अभी क्राइसिल की रिपोर्ट आई, तो आपकी लगातार मांग है एमएसपी को कानूनी दायरे में लाया जाए। राजीव जी, यहाँ पर सवाल ही हो जाता है कि वो, अच्छा पहले जरा सुनते हैं इस समय संजय राउत, शिवसेना उद्धव गुट के सांसद हैं, उनकी प्रतिक्रिया आ रही है आज के बजट को लेकर। अब ये सरकार एनडीए का है तो हमको देखना पड़ेगा चंद्रबाबू नायडू जी, नीतीश कुमार जी इस बजट में क्या प्रभाव डालते हैं। ठीक है सर, कल सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कांवड़ यात्रा को लेकर, इस आदेश की ओर अपडेट। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, उसका मैं स्वागत करता हूँ। तो बजट को लेकर उम्मीदें सभी की हैं और यहां पर क्योंकि इस बार सहयोगी नायडू से लेकर नीतीश तक उनकी उम्मीदें ज्यादा हैं, उसी को यहां रेखांकित किया जा रहा था संजय राउत की तरफ से, आपने सुना। हम यहां एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं और किसान नेता जो हैं वो बार बार इस बात को दोहराते हैं कि साहब एमएसपी कानूनी गारंटी उस पर मिलनी चाहिए। उसको लेकर तो जाहिर सी बात है बजट में कोई बात नहीं होने वाली है, लेकिन कहीं ना कहीं ये समझना होगा कि एग्रीकल्चर में जिस तरीके से लाइव स्टॉक या फिशरीज और वो कहीं ना कहीं आपको फायदा पहुंचा रहा है, तो उसी दिशा में यहां पर कुछ नया विचार कृषि को लेकर सरकार इस बजट में पेश कर सकती है, ताकि वो आमदनी तो बढ़ानी है ना किसानों की। देखिए, बिल्कुल रूरल इकॉनमी पर एक फोकस रहने की उम्मीद तो ज़रूर हम कर सकते हैं और उसमें ज़रूरी नहीं है कि हर बार आप एमएसपी के माध्यम से या गेहूं चावल की कीमत सरकार किसान कितना पा रहा है उसके हिसाब से ग्रामीण आमदनी बढ़े। ग्रामीण आमदनी बढ़ाने के बहुत सारे दूसरे तरीके भी हो सकते हैं और उन पर जोर रहेगा। जैसे अगर आप फिशरी की बात करें या अगर आप दूसरे तमाम साधन हो सकते हैं, कुल मिलाकर के आपको ग्रामीण अर्थव्यवस्था को, रूरल इकॉनमी को एक सहारा देना है, मजबूती देनी है। इसकी ज़रूरत साफ तौर पे दिख रही है क्योंकि इस समय आप रूरल डिमांड को देखें, वो कमज़ोर दिख रही है साफ तौर पे। रूरल इनकम को लेकर के स्ट्रेस दिख रहा है। तो एक ग्रामीण अर्थव्यवस्था को दबाव के दौर से बाहर निकालने के लिए कुछ उपाय आपको करने पड़ेंगे, लेकिन क्या वो चीज़ सिर्फ एमएसपी की गारंटी से संभव है? ये मुझे लगता है कि एकांगी नज़रिया है। बिल्कुल, सिर्फ किसान नहीं बल्कि पूरी कृषि और जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है उसको कहीं ना कहीं यहाँ पर देखना होगा। एक बड़ा नजरिया चाहिए और वहां पर अगर मांग बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है अर्थव्यवस्था का चक्का घूमने में आसानी रहेगी। कृपा जी, आपको क्या लग रहा है सरकार का फोकस आज कहां पर होगा? सरकार आपकी बात का संज्ञान ले, लेकिन मुझे लगता है जो भारतीय राजनीति को समझते हैं कि हम सपना तो अगले जन्म का भी दिखाते हैं, अगली शताब्दी का भी दिखाते हैं, 2047 का दिखाते हैं, लेकिन जो बजट और जो नीतियाँ होती हैं वो 5 वर्ष से आगे की नहीं जाती। ये सारी सरकारों का है। अब 5 वर्ष का इनके पास में जो तुरंत अभी हालिया जो अनुभव है वो इनके साथ से यूथ बिखर गया है, किसान दूर हो गए हैं। तो मुझे लगता है कि बाकी सारी चीज़ें तो वैसी ही रहेंगी। इस पर थोड़ा सा इस वर्ग को संतुष्ट करने के लिए कुछ ज़रूर आएगा और वो आना चाहिए। लेकिन जैसा कि राजीव जी ने कहा, लेकिन करने की ज़रूरत है कि जो लॉन्ग टर्म पे हो, वो सिर्फ यही बहस न छिड़ती रहे कि एमएसपी में थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए,
हमारे 10 में से 9 नौजवान खेती नहीं करना चाहते। हाँ। उसको कैसे रोका जाए? वहाँ पर स्कूल नहीं है, सरकारी कर्मचारी के लिए अस्पताल आप नहीं जो है। बात कह रहे हैं कि किसान नेता भी नहीं समझ पाते हैं इन तमाम बातों को, मतलब आप लोग भी ऐसा लगता है कई बार लकीर के फकीर बन गए। एमएसपी, कानूनी गारंटी, उसके आगे आप लोग बढ़ ही नहीं पाते हैं। देखिए, मैं आपको ये कहूँ, एमएसपी गारंटी कानून हमारी डिमांड नहीं है, माननीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का खुद का वायदा है। और आप तो जिद बना लिया ना आपने। देखिए, सरकार एमएसपी बढ़ा रही है, सरकार जो है वो एक बड़े नजरिए से जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है उस पर फोकस कर रही है। सरकार सिर्फ और सिर्फ खेती की बात ना कर कर वो लाइफ स्टॉक से लेकर फिशरीज और वो तमाम तरीके की बातें कर रही है या नहीं कर रही है? मैं भी किसान परिवार से हूँ। जी जी। आखिर क्या कारण है कि साउथ इंडिया एमएसपी की डिमांड नहीं करता? हाँ, और ये नॉर्थ ही करता है। नॉर्थ करता अगर ये ऐसी होती चीजें, आपको फोकस करना होगा कि ग्रामीण यूथ जो खेती नहीं करना चाहता, उसके लिए क्या विकल्प है? कैसे लाया जाए? हाँ। वो दूध की इंडस्ट्री होगी, हाँ। एमएसएमई होगी, हाँ। प्रोडक्शन होगा, चीन का सामान यहाँ पर आ रहा है, उसको रोकने की जरूरत है। देखिए, इसमें एक चीज तो पक्का है कि पिछले साल सरकार ने जो एग्रीकल्चर ग्रोथ है वो 1.4 रही थी, जिसको सरकार का खुद 2014 में वादा था कि इसको हम 5 से 6% लेके जाएंगे। जब आप 1.4 कर रहे हैं तो आप कर क्या रहे हैं? इसका मतलब आपका फोकस या तो डगमगा गया है या आप फोकस वही नहीं कर रहे। आपका फोकस हमेशा किसान की आय को आधी करने का था, दुगनी करने का रहा नहीं। और इसी अगर आपको वो फोकस रखते तो सब्सिडीज आप नहीं घटाते, कहीं ना कहीं सुधार की भी बहुत जरूरत है, क्योंकि एक बड़ी आबादी देश की जो पूरी तरीके से जो कृषि क्षेत्र है उसी पर निर्भर है। आबादी का हिस्सा इतना ज्यादा, लेकिन वहीं जीडीपी में योगदान वो बिल्कुल ना के बराबर। और यही जो बैलेंस नहीं है वो कहीं ना कहीं जो देश की विकास की रफ्तार है उस पर भी ब्रेक लगाता है। आइए फिर से आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ संदीप भी इस बड़ी कवरेज में लगातार बने हुए हैं। संदीप, बिल्कुल किसानों की बात हो रही थी। एकांगी नजरिया मेरे दोस्त ने, राजीव रंजन झा अच्छे खासे अर्थशास्त्री हैं, अर्थशास्त्र को समझते हैं, उन्होंने ये बात कही। तो एक दो चीजें और थोड़ा दर्शकों को बताने की जरूरत है। एमएसपी की बात हो रही है तो इक्रियर ये कोई किसानों के भला करने वाली ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, बाजारवाद को बढ़ावा देती है। वो संगठन कह रहा है 2000 से 2015 के बीच भारतीय किसानों को 45 लाख करोड़, मात्र 45 लाख करोड़ का नुकसान हुआ क्योंकि उनकी फसल एमएसपी पर नहीं खरीदी गई। कि एमएसपी आपने कहा अभी रोमाना एमएसपी बढ़ा दी, अरे भाई खरीदते कितनी हो? दलहन 0.43%, तिलहन 0.26%, एक क्विंटल में पाइया, एक पाव, ये खरीदती है सरकार। और मेरे साथ देवेंद्र शर्मा यहां पर बैठे हैं, देश के फॉरमोस्ट फूड एक्सपर्ट हैं। इन्होंने एक स्टडी की 1970 से लेकर 2015 तक एक स्कूल टीचर की भी तनख्वाह 175 गुना बढ़ी, 175 गुना, प्रोफेसर की 150 गुना, और किसान की आमदनी बढ़ी 19 गुना। यही है ना आंकड़ा देवेंद्र शर्मा? तो किसानों की जब बात होती है, मैं इस बात पर कायम हूं कि बजट का एक बड़ा बायस होता है इंडिया की तरफ। कॉरपोरेट वर्ल्ड, सीआईआई, फिक्की, एसोचैम ये अपनी बात कहलवा देते हैं, दबाव बनाते हैं, प्रेशर ग्रुप्स होते हैं ये, पर गांव देहात की बात क्या नॉर्थ ब्लॉक तक पहुंच पाती है? और यही जानने के लिए अब सनुज के पास आपको लिए चलता हूं। मेरठ में किसानों के बीच हैं, तो किसानों की आवाज भी पहुंच पाती है क्या नॉर्थ ब्लॉक तक, बजट बनाने वालों तक? ग्राउंड जीरो से हम उनकी आवाज सुनना चाहेंगे। सनुज। हाँ जी संदीप जी, देखिए किसान है, बजट को लेकर ही तमाम किसान यहाँ पर चर्चा करते आपको नजर आ जाएंगे। ये देखिए इस इलाके के तमाम किसान हैं और यही चर्चा कर रहे हैं कि बजट आने जा रहा है, किसानों के लिए क्या होने जा रहा है। किसानों की बात कही गई थी कि जो उनकी आय है वो दोगुनी कर दी जाएगी, एमएसपी गारंटी की बात थी, तमाम किसानों के मुद्दे हैं। इसी पर इन किसानों से बात करूंगा, उनसे जानने की कोशिश करूंगा। सर, आपसे जानना चाहूंगा कि अगर किसानों के मुद्दे की बात करें, तमाम आप लोगों की बातें सुन रहा था अभी, बजट में ये हो जाएगा, ये होना चाहिए, क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? देखिए मुद्दे तो बहुत हैं किसान के, अपेक्षाएं भी सरकार से ही होती हैं और किसी से अपेक्षाएं करने के नहीं। पहला तो एमएसपी गारंटेड किया जाए। भाई रेट जो है उससे कमी मिलता है हमेशा, बाजार भाव जो हैं कभी नीचे हो जाएं कभी ऊपर हो जाएं। और गवर्नमेंट की पॉलिसी जैसे एमएसपी से ऊपर भी चली गई थी, सरसों के रेट जो हैं पिछले 2 साल तक एमएसपी से ऊपर रहे बाजार में, लेकिन क्या हुआ, सरकार ने पाम ऑयल इंपोर्ट करना शुरू कर दिया तो रेट नीचे आ गए। तो एमएसपी कम से कम गारंटेड हो तो उस रेट पर तो बिके। अब सरसों का एमएसपी 7,000 के आसपास है, किसान को मिलने 5,000 के आसपास दिक्कतें हैं। क्या लग रहा है सर, क्या होना चाहिए, क्या होने जा रहा है बजट?
हम तो जी ये चाह रहे 2024 में आपका आय हमारी डबल कर दो, 20 में नहीं हुई, 22 में नहीं हुई, तो आय डबल हो जा किसानों की तो बहुत वो अच्छा होगा। हमारी इच्छा ये है बजट में ज़्यादा से ज़्यादा किसानों के प्रति सोचा जा, सब्सिडी बढ़ाई जा, खाद यूरिया पे सब्सिडी जितनी ज़्यादा बढ़ेगी किसान को राहत मिलेगी, किसान की आय बढ़ेगी। पता नहीं ये कौन सा रास्ता ले रहे डबल आय करने का, हमें तो ऐसा लगा जी इन्होंने और नीचे को ला दिया किसान। और नीचे हाँ, क्योंकि ये सब्सिडी तो बढ़ा नहीं रहे, इतने सब्सिडी नहीं बढ़ेगी इतने किसान तरक्की नहीं करेगा। किसान तरक्की। ताऊ जी क्या लग रहा है, इन दोनों की बातें तो आपने सुन ली, क्या लग रहा है क्या होना चाहिए, क्या उम्मीद लगाए बैठे हैं बजट से? और कहते हैं ना कि देश की तरक्की का रास्ता तो गांव की पगडंडियों से जाता है, तो पगडंडी कितनी मजबूत हुई है? देश को गांव तो इन्होंने बिल्कुल खड्डे में घेर दिया, कह रहे हैं इनका दुगनी कर देंगे आय अब से 10 साल पहले, आज लो तो हुई नहीं। जब कैसे हो जाएगी, कौन सा तरीका आय दुगनी करने का किसान का? किसान का जो खाद था, फर्टिलाइजर, ये बीज और ये दवाई सब पे जो सब्सिडी थी पहले से सरकार देती आई और वे इन्होंने सब्सिडी ख़त्म कर दी। एक खाद का यूरिया कट्टा 50 किलो का वो सबसे पहले 5 किलो ख़त्म कर दिया उसमें से। ये काम करे, ये दुगनी आय कर रहे किसानों की, किसान को तो ख़त्म कर रहे बिल्कुल। ये किसान को कहाँ पड़म दे रहे। लेकिन सरकार तो दावा करती रही ना कि किसानों के लिए जितना हमने किया किसी और ने किया ही नहीं। इन्होंने कुछ नहीं करा, जो भी करा कांग्रेस सरकार ने करा, इन्होंने कुछ नहीं करा। अच्छा, कुछ नहीं करा। और किसान है उनसे भी बात कर लेता हूँ, क्या लग रहा है सर आपको? ताऊ जी की बात तो सुन ली, बहुत गुस्से में कि कुछ नहीं करा, क्या होना चाहिए? बजट आ रहा है, उम्मीद लगाए बैठे हैं, किसानों के लिए पिटारा खुल जाएगा या इस बार भी ऐसी रह जाएगा? भैया ये कोई जो इन्होंने आय दुगनी नहीं करी है, ये सांडशाला खोलनी चाहिए इन्हें। हमें तो बर्बाद इन गौशाला ने सांडशालाओं ने कर दिया। ये जो गऊ और सांडिया घूम रहे हैं ना, फसल पक्का हुआ उसे वे खा जाए तो दुगनी कहाँ हो जाएगी? वो तो आधी भी नहीं बची, उसे फिर हम कबाड़ को सिंगवाते रहे, अन्न को वे खा जाओ ऊपर से। तो सबसे पहले तो इस पर रोक लगनी चाहिए। सांडशाला खुले, गौशाला खुले, मतलब कुछ भी हो, सरकार सबसे पहले इन पर रोक लगा हुआ है। ये खेतों पर किसानों का खंबे लगाना, तार लगाना, उससे बजट बढ़ेगा घटेगा? किसान की आय बढ़ेगी घटेगी? जो पैसे आए उनके खंबे तार लगा दिए हमने, तो हम उनसे अपनी रक्षा करें या आय दुगनी करें? तो किसान के लिए बहुत झंझट है। और गन्ने का इनका कोई ध्यान ही नहीं गन्ने पे। चीनी के रेट बढ़ गए, गन्ना वही 350। गन्ने पे किसान इतना बर्बाद है, गन्ने की छुलाई वाले 65,000 वो 65 रुपये कुंटल ले रहे, 70 रुपये कुंटल ले रहे, बंधाई वाले 500 रुपये बीघा ले रहे। तो किसान को तो 5 पैसे भी गन्ने से नहीं मिल रहे, तो आय दुगनी कैसे हो जाएगी? हमें तो अपने गन्ने से मतलब है, हमारा खेत तो गन्ने का है, तो हम तो गौशाला और इन्हें पकड़ के कहीं ले जाओ या कुछ भी करो, हम तो इनसे तंग आ रहे। अरे खंबे लगाने तंग आ रहे, तार बांधने से तंग आ रहे, उनकी रातों रखवाल करने तंग आ रहे, कीड़े का डर, कांटे का डर, सब चीज़ों का डर है हमें। सब चीज़ों का डर है। सर क्या लग रहा है, क्या उम्मीद लगाए बैठे हैं बजट में, क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? सरकार हमेशा पूंजीपतियों की तरफ को चलाए जी, और पूंजीपतियों के हिसाब से चलाए। किसान से तो बचा खुचा मिला है, किसान को तो कुछ होगा तो देंगे। जब तक किसान को बराबर में नहीं लाओगे ना पूंजीपतियों की, जब तक बिल्कुल भी देश तरक्की नहीं करने का। जो थोड़ी बहुत आमदनी है किसान की, खेती में लागत इतनी बढ़ गई, मजदूर नहीं मिल रहा। जो बची खुची आमदनी प्रधान जी ने बताई अभी, वो तार में और खंबे लगाने में चली जा। वैसे क्या उम्मीद लगाए बैठे हैं बजट? वो उम्मीद सरकार तो अपने हिसाब से चलेगी। हमारी उम्मीद तो यह है भाई किसानों पर ज़्यादातर ध्यान दिया जाए। एक ही सरकार की जी फ्री की योजना, इनको खत्म करो ना। तुम क्यों फ्री के बांट रहे? किसान को क्या मिल रहा है फ्री में, इनके बताओ देने से। हाँ भाई, क्या क्या कह रहे सर, बता दीजिए। आज़ादी के टाइम पे जो है कृषि क्षेत्र में 60% आबादी गुजारा करती थी, इसे घटाते घटाते 30% पे ले आए आज। और आबादी के अनुसार जो है बजट का जो है कृषि बजट घट रहा है। और कृषि बजट में भी जो इन्होंने बढ़ाया ना, वो किसान सम्मान निधि में दे रहे सारे। भाई किसान सम्मान निधि का बजट काट दो आप, तो कृषि बजट 50% भी नहीं दे रहा। नए आविष्कारों पे, नए अन्वेषण पे, रिसर्च पे कहाँ कितना बजट जारी हो रहा है? तो मेरा कहना यह है कि कृषि की रिसर्च पे बजट बढ़ाया जाए। और जितने भी रिसर्च हैं, विश्वविद्यालय हैं, कृषि विश्वविद्यालय हैं, उन्हें बाकायदा किसान के खेत में रिसर्च करवाई जाए। अब वो हाँ बजट जा रहा, उन्हें जा रहा, क्या कर रहे हैं उसे क्या? हमारे यहाँ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है 2 किलोमीटर की दूरी पर, बहुत बजट आता होगा, पता नहीं, हमें तो हम नहीं कह सकते। लेकिन उन्होंने क्या हमारे यहाँ किया आज तक? एक हमारे 2 किलोमीटर गाँव पे उनसे हमें क्या लाभ है? कोई बीज उन्होंने हमें उन्नत आज तक दिए हो, या कोई हमारे आके किसी हमारे खेत में कोई रिसर्च करी हो? कुछ नहीं है। तो हमारा कहने मतलब कम से कम उन्हें जितने भी एक कृषि प्रणाली हैं, जितने विश्वविद्यालय हैं, कृषि प्रणाली हैं, जितने भी विश्वविद्यालय हैं, ये किसान के खेत में जाकर रिसर्च करें। कम से कम किसान को सम्मिलित करा जाए उसमें,
इनके बजट में, और एक किसानों की कमेटी बनाई जाए। आपको ध्यान होगा किसान आयोग बना था इस देश में, किसान आयोग में आज कोई सदस्य नहीं है, तो किसान की कहाँ सुनवाई हो रही? कहीं सुनवाई नहीं हो रही किसान की, कोई नहीं पूछ रहा किसान। कोई नहीं पूछा। सर क्या होना चाहिए बस ये बता दीजिए, बजट आ रहा क्या है, मंगा लगा दीजिए गुहार अपनी क्या है? अजी गुहार नहारे लगाने से हो क्या रहा है, हम तो ये कह रहे हैं कि भाई किसानों पे विशेष ध्यान दिया जाए। अभी ये बजट पे, इसमें अभी भाई ने बताया कि विश्वविद्यालय पे इसमें अनुसंधान में दुनिया भर का बजट आ रहा है सरकार, इनसे वो जाएगा 10 साल में इन्होंने कौन सी नई वैरायटी तैयार करी किसी चीज की, एक बता दो इनसे। अच्छा कोई वैरायटी सर क्या चाह रहे हैं, गुहार क्या लगाना चाह रहे हैं, क्या होना चाहिए? यहाँ यूपी में एक फार्म हो ISR का है ना, फसल प्रणाली का, उन्होंने आज तक एक पौधा सिवाय में लगा कर ये नहीं दिखाया कि भाई इस पौधे पे इतने अनाज पैदा हो जाएगा, या कोई पेड़ उन्होंने लगाया हो कोई भी, वो यहाँ करते ही नहीं कुछ भी। पूरब में बतावे हम तो वहाँ करके आए, वहाँ करके आते हैं। सर क्या चाह रहे हैं, क्या होना चाहिए, बजट आ रहा क्या गुहार लगा, क्या उम्मीद लगाए बैठे हैं बजट? जी किसान की आय डबल करवा दो, कैसे ही करवा दो आपके, हम भी हमारे सामने ही हो जाए ज़्यादा बढ़िया, बालकों के सामने करेंगे, मुझे ऐसा लग रहा। हम भी देख ले अपने सामने किसान की आय डबल कैसे हो गए। ये सरकारी पूंजीपतियों की है, बनियों की सरकार है, इसलिए गांव नाराज है, किसान नाराज है इनसे। इन्होंने दिल्ली में बहुत अत्याचार करा किसानों पे, तो इसलिए आपके देखो क्या पता ये खुश करते हैं, क्या पता है खुश कर दे। संदीप सर देख लीजिए, संदीप जी क्या किसानों की बात है, क्या किसानों की गुहार है कि जो आय है वो दोगुनी कर दो, क्या जो दोगुनी आय है वो बच्चों के सामने देखेंगे? देखा आपने किसानों ने क्या कहा? आपने सुनी, ग्रामीण भारत की आवाज अमूमन नहीं पहुंचती है नॉर्थ ब्लॉक तक, ये भी एक कड़वी हकीकत है क्या? मेरे साथ प्रवीण झा, प्रोफेसर प्रवीण झा भी जुड़ गए हैं, और जब हम किसानों की बात कर रहे हैं तो मजदूरों की भी, और असंगठित क्षेत्र, अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ऑर्गेनाइज सेक्टर तो 6% है हमारी अर्थव्यवस्था का, सारा फोकस ऑर्गेनाइज सेक्टर कॉर्पोरेट वर्ल्ड पर जाता है, जो ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर 94% है हमारी अर्थव्यवस्था का, उसकी बात भी, उसकी सुनवाई भी होती दिखेगी, होनी चाहिए इस बजट में। होनी तो बिल्कुल चाहिए संदीप भाई, होगी या नहीं, और मुझे लगता है कि नहीं होगी। ऐसा क्यों, इतनी निराशा क्यों? इसलिए कि जिस धर्रे पे ये सरकार चलती रही है पिछले 10 वर्षों से, तो कोई संभावनाएं वो ऐसा दिखाती नहीं है कि जो ये तबके हैं जिनकी बात हम लोग कर रहे थे, असंगठित भाई मुद्रा लोन दे रही है सरकार जी, अब मैं आपको, घर बना रही है, शौचालय बना रही है, लाभार्थी एक जाति बाकायदा क्रिएट कर दी गई है, संबल दिया जा रहा है लोगों को। मैं आपको 1-2 बस छोटे आंकड़े दे दूं कि एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ रियल वेजेस, उनकी मजदूरी है, और ये लेबर ब्यूरो से सारा आंकड़ा मिलता है, तो 2010-11 से 15-16 देखें, और 15-16 से 22-23 मैन्युफैक्चरिंग में ये 3.7 एनुअल ग्रोथ रेट था पहले वाले पीरियड में जो मैंने बताया, 1.6, ट्रेड 3.4, 0.8, अदर सर्विसेज 5.3 -0.4, सबको मिला लीजिए 4.6, 0.5। अगर सब ऐसा गोता खा रहे हैं तो अर्थव्यवस्था 5वीं सबसे बड़ी कैसे बन गई, सबसे तेज विकास दर कैसे हो गई हमारी? यही जो हमारा स्ट्रक्चर जो है ना, आप देखिए ना कि तकरीबन 20 से 30% हमारा जो ग्रोथ रेट होता है वो मुश्किल से 2-3 सेगमेंट में सीमित होता है। तो अगर आप उसको देखें तो बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है। तो देखिए, रूरल में जो मैं आपको ग्रोथ रेट बता रहा था वेजेस की, पहले पीरियड में 6.6 और 0.1, अब अर्बन को देख लीजिए 3.8, 0.8। तो जो आप जिसको असंगठित क्षेत्र हम लोग कहते हैं, उसके साथ क्या हो रहा है उसका एक बहुत इसमें महंगाई दर सरकार का ही आंकड़ा मैं ले लूं 5.4% का, तो मतलब दरअसल आमदनी कमाई बड़े तबके की देश में घटती जा रही है, रियल इनकम जिसे कहते हैं। बिल्कुल 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 जी। तो ये जो एक भयावह स्थिति है, ये अभी पर तस्वीरें आपको दिखा दें, हलवे का बड़ा जिक्र होता है, और यहाँ पर क्या खीर खिलाई जा रही है, कुछ सफेद था, कोई ना कोई मिठाई है जो
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, अब उनकी इजाजत ली जा रही है, बाकायदा ये औपचारिकता होती है, अनुमति ली जाती है कि हम बजट पेश करने वाले हैं इस साल का। तो राष्ट्रपति भवन से ये तस्वीरें आती हुई वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, साथ में उनके सहयोगी वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी भी हैं, और अब राष्ट्रपति भवन से वो रुख करेंगी संसद का, लोकसभा में, जहां पर वो फुल फ्लेजेड बजट पेश करने वाली हैं। और इसी में क्या कुछ है उनके खाके में, उनके इस बही खाते में, इस पर हम चर्चा भी कर रहे हैं। मेरे साथ अजय अग्रवाल जुड़ गए हैं, प्रेसिडेंट फाइनेंस हैं वेदांता लिमिटेड के, और एसोचैम में को चेयरपर्सन है इंटरनेशनल टैक्स काउंसिल। अब अजय अग्रवाल साहब, आपकी क्या उम्मीदें हैं? हम लगातार यहां पर एक चर्चा और आपकी टिप्पणी में चाहूंगा, क्या एक थोड़ा सा बायस हमेशा बजट का कॉरपोरेट वर्ल्ड आपकी तरफ ज्यादा रहता है, गांव देहात में थोड़ा उनकी आवाज की सुनवाई में थोड़ी दिक्कत आ जाती है, या क्या आवाज नहीं पहुंच पाती नॉर्थ ब्लॉक तक, आपकी आवाज जबकि बुलंद रहती है? मेरे हिसाब से तो गवर्नमेंट आज तक जो भी नीतियां उन लोगों ने बजट में लाई हैं, सारी नीतियां देश के हित में हैं, देश के लोगों के हित में हैं। कहीं ना कहीं कमज़ोरी रह गई होगी, उसकी वजह से थोड़ा लोगों में नाराज़गी हो सकती है। बट कॉरपोरेट वर्ल्ड में अगर मैं देखूं फ्रॉम टैक्स के माध्यम से 3-4 चीज़ें हैं जो मेरे ख्याल से ज़रूरी है हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए, कॉरपोरेट नीतियां को आगे बढ़ाने के लिए। अगर उसमें ध्यान दिया गया तो मुझे लगता है कि होपफुली। अजय, उनको अगर आप रेखांकित करें 3-4 चीजें जो टैक्स में क्या बदलाव किए जा सकते हैं? देखिए, अभी हमारे देश में एक कंसेशनल टैक्स रेजिम है जो कि 15% पे जो भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है उसके लिए लागू होता है, और जो कंपनियां, नई कंपनियां हैं और जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं उनके लिए 15% टैक्स दर लागू होता है। लेकिन ये टैक्स दर और ये जो नीति है ये ख़त्म हो चुकी है मार्च 2024 में। देयरफॉर इसकी एक ज़रूरत है कि इसको वापस से देखा जाए और इसको थोड़ा और आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि देश में अभी मैन्युफैक्चरिंग हब लगना शुरू हुआ है। देश अभी कम्पिटिटिव हुआ है चाइना के अगेंस्ट, इंडोनेशिया के अगेंस्ट, वियतनाम के अगेंस्ट। तो उन देशों के लिए अगर हमको कम्पीट करना है, इन भारत को अगर कम्पीट करना है, तो टैक्स नीतियां थोड़ी कंड्यूसिव होनी चाहिए। तो टैक्स नीति भी कंड्यूसिव होनी चाहिए। और मुझे 2015 याद आ जाता है अजय, जो आप बात कर रहे हैं, एक टारगेट रखा गया था कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जीडीपी में 25% पुट होना चाहिए, वो 15 से नीचे घुस गया है। मेक इन इंडिया का नारा तो बुलंद किया गया और चाइना से लोग हटे भी, पर भारत कम आए। तो आप क्या चाहेंगे भाई? मेक इन इंडिया होना चाहिए ना, वी शुड बी अ डंपिंग ग्राउंड। हम दरअसल दुनिया को लीड करते दिखाई दे, उसके लिए कोई बड़ा आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया आप पेश करना चाहेंगे? बिल्कुल, अगर आप देखें हमारे ऑनरेबल प्रधानमंत्री का विजन भी ये है कि हमारा भारत आत्मनिर्भर होना चाहिए, और आत्मनिर्भरता के लिए मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड कंट्री में बनना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए बहुत केपेक्स की ज़रूरत पड़ती है, बहुत आमदनी की ज़रूरत पड़ती है, बहुत लागत की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर एंटरप्रेन्योर्स को, बिजनेसमैन को अगर ये इंसेंटिव दिया जाए तो मैं काफ़ी हद तक कॉन्फिडेंट हूँ कि लोग उसमें इन्वेस्ट करेंगे और मैन्युफैक्चरिंग बेस यहाँ बनाएंगे, दोनों देश के लिए भी बनाएंगे और बाहर कंट्रियों के लिए भी बनाएंगे, एंड इंडिया विल बिकम एक्सट्रीमली कम्पिटिटिव। बहुत बहुत शुक्रिया अजय, आपने वक्त निकाला, बिजी शेड्यूल है, आज लगातार टीवी कैमरास के सामने आपको बैठना पड़ेगा और बैठते रहेंगे, पर मैन्युफैक्चरिंग पर जोर देने की और यहाँ पर निजी क्षेत्र और सरकार को कदमताल करने की भी ज़रूरत है क्या? एक आइडिया ये भी आया है।